जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के 700 एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, 700 एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और जिसके 100 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके जो है वो कवर अप करा चुका हूँ। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से आवाज जो है वो सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे रही होगी। तो इसी को मैं जो है वो कंटिन्यू करूंगा, और अभी लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इसकी क्लिप्स जो है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स बाद में देखना चाहते हैं उनके लिए क्लिप्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी ये लाइव सेशन जो है वो चल रहा है, और वी विल ट्राई कि आज हम लोग आज के दिन 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे और कंप्लीट जो है वो कर लें। दैट मीन्स कि जैसे कि आपके ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के, जिसमें हम लोग एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इवन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है या फिर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आप साथ ही साथ ये सीरीज भी लगाते चलिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लस ना ही सिर्फ मैं क्वेश्चंस आपके कवर कराऊंगा, बल्कि उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट लाइक का बटन जरूर हिट कर देना। और इवन ये जो मेरा नंबर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर अगर आप एमसीक्यू करके लिख देंगे 700 एमसीक्यू, तो मैं आपको पूरी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये 668 पेजेस की पीडीएफ है, क्योंकि इसमें ना ही सिर्फ एनसीईआरटी के 700 एमसीक्यू है, बल्कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के जो है वो आपको 700 पर सब्जेक्ट्स एमसीक्यू जो है वो मिल जाएंगे। तो चलो, बस इतना मुझे आप लोग को बताना था, और अब फाइनली हम लोग जो है वो सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ जो है वो अगर आप देखो, तो पहला क्वेश्चन गाइस जैसे लिखा है कि एज पर वैदिक रिचुअल्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिवाइन मैसेंजर हु रिसीव्स द प्रेयर्स एंड कन्वे देम टू द हेवनली स्फीयर। तो ऑब्वियस ही बात है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते सही आंसर आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो ये सवाल जो है वो गाइस वो वैदिक पीरियड और उनके देवताओं की भूमिका पर आधारित है। और यूपीएससी या स्टेट पीएससी में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या कल्चर सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसका आंसर वैसे तो है अग्नि, है ना। अग्नि इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में अग्नि का स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें जो है वो डिवाइन मैसेंजर यानी कि देवीय दूत जो है वो माना जाता है। तो अग्नि का मुख्य काम जो है वो क्या है? ह्यूमंस यानी कि मनुष्य और गॉड्स यानी कि देवताओं, इनके बीच मीडिएटर बनना। जो भी आहुति, जैसे आज भी हम लोग जो है वो आहुति देते हैं ना, हवन वगैरह करवाते हैं, तो जो भी आहुति या प्रार्थना हम यज्ञ में डालते हैं, अग्नि उसे धुआं बनाकर सीधे स्वर्गीय क्षेत्र तक जो है वो पहुंचाती है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो अग्नि को पुरोहित और देवताओं का मुख, माउथ ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है। ये लिख लेना कि अग्नि को जो है वो पुरोहित और देवताओं का माउथ यानी कि गॉड का माउथ जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो ही देवताओं तक भेंट जो है वो पहुंचाते हैं। इसलिए आपने देखा हो कई बार हम लोग हवन कराते हैं तो चढ़ावा भी जो है वो अग्नि में दिया जाता है। अब आप दूसरे ऑप्शन देख लें, जैसे सोम, आपके पास एक ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इन्हें भी एक महत्वपूर्ण पौधा या फिर ड्रिंक जो है वो माना जाता था, जिसका उपयोग यज्ञों में होता था, और इन्हें भी देवता जो है वो माना गया है, लेकिन इनका मुख्य कार्य जो है वो मैसेंजर का नहीं, और क्वेश्चन मैसेंजर से रिलेटेड था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वरुण की, कॉस्मिक ऑर्डर, रीत जिसको हम लोग बोलते हैं ना, और पानी, जल, इनके देवता है वरुण। ये चीज भी याद रखिएगा, वरुण जो है वो पानी जल के देवता, कॉस्मिक ऑर्डर के देवता, ऋत के देवता, ये मॉरल ऑर्डर यानी कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखिएगा। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता, इन्हें वॉर ऑफ गॉड यानी युद्ध का देवता और रेन गॉड, वर्षा का देवता माना जाता है। लिख लेना, ठीक है। इन्होंने वृत्र वृत्र नाम के एक असुर को भी हराया था। तो हमेशा वैदिक देवताओं की जो स्पेसिफिक रोल्स है ना, उनको याद रखो। खासकर अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्लैरिटी मिल गई इस टॉपिक से रिलेटेड आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अभी चलो एक एक करके स्टेटमेंट जो है वो देखेंगे, बट पहले मैं इसका आंसर बता दूं। अगर आप डी वाला स्टेटमेंट देखें, हाई एंड लोअर कास्ट वर अलाउड एज डिवोटीज,
तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये कौन मतलब ये जो नया रिलीजन कह लो आप या आइडियोलॉजी कह लो, ये एस्टैब्लिश क्यों हुई? क्योंकि जो वर्ण ऑर्डर था, वर्ण सिस्टम था, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वर्ण सिस्टम में कौन से 4 वर्ण आते हैं, क्या ऑर्डर होता है? तो ये जो सिस्टम था वर्ण सिस्टम, उस सिस्टम के आधार पर क्या होता था कि जो लोअर कास्ट है, शूद्र है, वैश्य है ना, तो ये लोग जो थे ये उतने मतलब आप कह सकते हो कि हैप्पी नहीं थे इस सिस्टम से, क्योंकि उनको भजन कीर्तन नहीं करने दिया जाता था, पूजा पाठ में बैठने नहीं दिया जाता था, इवन सुनने तक नहीं दिया जाता था कई बार पूजा पाठ की चीजें, है ना, तो ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। और फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इन्हें अपॉर्चुनिटी दी आगे बढ़ने की। तो डी वाला स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है कि हाई और लोअर कास्ट दोनों ही भक्त के तौर पर अलाउड थे, है ना। तो ये प्रश्न बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और जैनिज्म यानी जैन धर्म, इसके कंपैरिजन और उनके सोशल इंपैक्ट पर आधारित है अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखो तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ऑर्थोडॉक्स वैदिक रिलीजन, रूढ़िवादी वैदिक धर्म के विरोध में खड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम पर बहुत जोर दिया था। क्योंकि जो वैदिक जो रिलीजन था वो कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम पर बहुत ज्यादा फोर्स करता था, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो दोनों धर्म में मोक्ष या निर्वाण के द्वार सभी के लिए खोले गए कि सभी जितने भी लोग हैं वो मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, निर्वाण हासिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग के हों। उन्होंने जन्म के बजाय कर्म और मॉरल कंडक्ट पर ध्यान केंद्रित किया था, जैनिज्म और बुद्धिज्म ने। बाय बर्थ नहीं, बाय मॉरल्स पर फोकस किया, नैतिक आचरण पर फोकस किया। हाई और लोअर कास्ट दोनों को डिवोटीज यानी कि जो भी लोग हाई और लोअर कास्ट के हैं वो भक्त बन सकते हैं, और ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण कॉमन पॉइंट था। ठीक है, अब ऑप्शन ए बी सी जो है वो इनकरेक्ट क्यों है, आओ इसको समझते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस में बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर की दो शाखाएं, हीनयान और महायान, इनके बीच डिफरेंसेस को बता रहा है, ना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच की समानता को, है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि कॉमन पॉइंट क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, तो ये जो ए बी सी जो है ये डिफरेंसेस बता रहे हैं। ए बी सी तीनों में ही हीनयान महायान के जो विचार हैं उनको सही ढंग से मतलब दर्शा रहे हैं, लेकिन सवाल बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में है और कॉमन पॉइंट के बारे में है, इसलिए हम इसे नहीं लिख सकते। बाकी तो ठीक है, ए बी सी वाली चीज भी ठीक है, बट हम इसे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से जो है वो इसको नहीं मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हीनयान इसने फंडामेंटल डॉक्ट्रिन जो है वो ओल्ड स्कूल की एक्सेप्ट करी, महायान ने इंट्रोड्यूस करी कंसेप्ट इमेज वर्शिप की, है ना। और हीनयानिस जो है वो मोक्ष जो है इंडिविजुअल का उसको मानते थे एज अ मेन गोल, और महायानिस जो है वो सभी जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के मोक्ष पर फोकस करते थे। स्कूल जो है वो हीनयानिज्म का ये बताता है कि आप जो है वो मॉरल ड्यूटी करोगे तब जाकर आपको मोक्ष मिलेगा। महायानिज्म स्कूल थोड़ा सा अलग है और वो बेसिकली बुद्ध और बोधिसत्वास की पूजा पाठ पर जो है वो ज्यादा बिलीव रखता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है जैनिज्म और बुद्धिज्म के कॉमन पॉइंट के बारे में, ना कि हीनयान और महायान के, तो इसलिए एबीसी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ मैं आगे बढ़ाता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। काफी सारे लोगों को पता होगा कौन से ईयर का है बैटल ऑफ बक्सर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुआ था। तो याद रखना 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके बीच में हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और 3 कंबाइंड शक्तियां थी। कौन सी 3 शक्तियां थी, कोई मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकता है? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, जिसको हटा दिया गया था, मीर कासिम। दूसरा सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और तीसरा शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्परर था। ये 3 लोग और एक तरफ थे ब्रिटिश फोर्स, इनके बीच में हुई लड़ाई। और लड़ाई में जीता कौन?
अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था मेजर हेक्टर मुनरो ने? यही क्वेश्चन का आंसर है कि इंग्लिश जो आर्मी थी उसको लीड किया था मेजर हेक्टर मुनरो ने, और उसकी मतलब उनकी शानदार जीत ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव को और मजबूत कर दिया। तीनों को उड़ाया था इसने। तो बक्सर की जीत जो है प्लासी की जीत से भी बहुत ज्यादा निर्णायक थी। समझ रहे हो आप क्यों? क्योंकि इस जीत के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई बैटल ऑफ बक्सर हुआ किन लोगों के बीच में हुआ? सुजाउद्दौला, मीर कासिम, और तीसरा शाह आलम सेकंड। इंग्लिश सेना की तरफ से था मेजर हेक्टर मुनरो। इनके बीच में होती है लड़ाई, ये तीनों को उड़ा दिया इन्होंने। मेजर हेक्टर मुनरो ने जो है वो तीनों को उड़ाया, और फिर होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके थ्रू बंगाल, बिहार, ओडिशा तीनों के दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। अब ब्रिटिशर्स पैसा कमाएंगे यहां से। तो काफी इंपॉर्टेंट बैटल था ये। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मत भूलना, 1765 का है ना। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1765 बैटल इलाहाबाद ट्रीटी, जिसके थ्रू बंगाल, बिहार, ओडिशा के दीवानी राइट्स मिल गए ब्रिटिशर्स को। तो ये बहुत जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चंस गाइस अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो एक सेकंड, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन 4 है, सॉरी, पहले क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 को तो मैं भूल ही गया था। चलिए क्वेश्चन 4 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी के विजन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के लिए क्रूशियल रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी आईआईटी सबसे पहली थी जो सेटअप हुई? तो याद रखना, आईआईटी खड़गपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू जी का स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन बनेगा। इसी विजन को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए एक हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम सेटअप करने की जरूरत थी। अब कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो लिखो। 1946 में, टाइम पीरियड था 1946, सर जोगेंद्र सिंह की सरकार ने सरकार कमेटी, जिसके चेयरमैन थे एनआर सरकार। आप लिखो 1946 सरकार कमेटी, एनआर सरकार चेयरमैन थे। तो सर जोगेंद्र सिंह की जो सरकार थी उसने ये कमेटी जो है वो सेटअप करी, जिसने रिकमेंडेशन दिया कि यूएसए के एमआईटी, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मॉडल पर हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए जाएं, और इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1950 में वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में हिजली डिटेंशन कैंप इनकी साइट पर पहला इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया गया। समझ रहे हो? तो आपको ध्यान में रखना है, सरकार कमेटी 1946, जिसने रिकमेंडेशन दिया कि यूएसए के अंदर जैसे एमआईटी है वैसे ही इंडिया के अंदर टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम आईआईटी स्टार्ट करेंगे। फिर 1950 में वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में हिजली डिटेंशन कैंप की साइट में पहला इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गया, और ऑफिशियली इसका नाम आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर 1951 में पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, 1956 में इंडियन पार्लियामेंट ने कानून द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको डिक्लेयर कर दिया। तो पहला आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। तो बाकी के पहले के आईआईटीज जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, फिर ध्यान में रखो खड़गपुर के बाद बॉम्बे आया। आईआईटी बॉम्बे कब आया? 1958।
उसी के जस्ट नेक्स्ट साल आया आईआईटी मद्रास 1959। फिर उसके नेक्स्ट साल आ गया आईआईटी कानपुर, अगेन मतलब सेम ईयर 1959। तो आईआईटी खड़गपुर सबसे पहला है, याद रखिएगा आईआईटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा रीजन नहीं है कि वैदिक पीरियड के समय पर ट्राइबल असेंबलीज को वीक करने का? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो समझते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेकर 600 बीसीई का टाइम पीरियड था, है कि नहीं? तो उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आए चेंजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि असेंबलीज की बात कर रहा है, सभा और समिति आपने पढ़ा होगा शायद। तो वैदिक पीरियड की असेंबलीज कौन सी थी? सभा और समिति, ठीक है, सभा और समिति। तो अर्ली वैदिक पीरियड में सभा जो थे उसमें पता है आपको, एल्डर्स लोग रहते थे या रिच लोग रहते थे, बेसिकली बुजुर्ग लोग उसमें थे सभा में। और समिति जो हुआ करती थी वो जनरल लोगों के लिए थी, आम आदमियों के लिए थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति ट्राइबल लाइफ में बहुत पावरफुल और डेमोक्रेटिक बॉडीज थी। ये राजा की पावर को कंट्रोल करती थी, यानी कि सभा और समिति ही स्टार्टिंग पीरियड में डिसाइड करती थी कि राजा जो है वो किस प्रकार की पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, और राजा भी उनकी बात सुनते थे। फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये सभा और समिति हुई वीक। अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए बी सी की तरफ, पहला ऑप्शन इंक्रीज इन रॉयल पावर, राजा की पावर बढ़ी, समझ रहे हो, बिल्कुल सही हुआ। राजा ने लेटर वैदिक पीरियड में सभा और समिति से ऊपर हो गया, वो उसने अपनी पावर बढ़ाई। राजसूया, अश्वमेघ ऐसे यज्ञ परफॉर्म होने लगे जिससे राजा का स्टेटस जो है वो डिवाइन हो गया, कि लोग जो है वो भगवान के तौर पर पूजने लगे राजा को। जब राजा पावरफुल हो गया तो असेंबलीज की पावर कम हो गई। तो ये रीजन है, बिल्कुल सही। भाई क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रीजन नहीं है जिसके थ्रू लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइबल असेंबलीज वीक हुई? ये तो रीजन है वीक होने का। राजा पावरफुल हुआ, राजा की पावर बढ़ी, तभी तो सभा और समिति की पावर डिक्रीज हुई, करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आओ। इन लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू अटेंड देयर मीटिंग। ऑब्वियस सी बात है, वे आज की डेट में भी क्या आप लोग या मैं, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है शहर में, क्या वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते, क्योंकि दूर है, डिस्टेंस है। या दिल्ली में कुछ इवेंट होगा, कोई प्रोटेस्ट होगा, तो क्या आप दूर दराज रहते हो अगर दिल्ली से, तो आप हर इवेंट में जा पाओगे? पॉसिबल है आपके लिए? नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। छोटे ट्राइबल जन अब बड़े जनपद बन गए थे। पहले एक छोटा सा गांव था, अब आज भी देखो आप, गांव में कोई भी मुद्दा होता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। बट शहर में मुद्दा होता है, घर के बाजू में चोरी हुई होती है, तो लोग खड़े नहीं होते, है ना। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो छोटे ट्राइबल जन जब जनपद बन गए तो बड़े एरियाज में चले गए, तो आम लोगों के लिए मीटिंग अटेंड करना मुश्किल हो गया, जिससे समिति की इंपॉर्टेंस मोर और लेस खत्म हो गई। यस, यही अंडरस्टैंडिंग है। यस, नेक्स्ट, असेंबली एक्वायर्ड एन एरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर विच टुक अवे मोस्ट ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो ये बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो हमारा स्वागत जो है वो रोल्स रॉयस में किया जाए, बारातियों का स्वागत पान पसंद से किया जाए। अब वो बोल रहे हैं, अब इन लोग थोड़े पावरफुल बन रहे हैं, मंत्री संतरी लोग। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हम आएंगे तो पहले हमें नीट एंड क्लीन जगह चाहिए, हमारी टेबल पर पानी की बोतल होनी चाहिए, चाय होनी चाहिए, खाने पीने के लिए समोसे बिस्किट होने चाहिए गुरु, उसके बाद मुद्दे की बात करेंगे। तो जो मेन चीज जिसके लिए सभा और समिति बनाई गई थी, जो डिस्कशन करने के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हुई कि नहीं हुई? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समिति ने ऑलमोस्ट अपनी एग्जिस्टेंस खो दी, क्योंकि लोग अटेंड नहीं कर पा रहे। समिति तो नॉर्मल लोगों के लिए थी ना। और सभा की बात करें तो सभा में अब सिर्फ राजा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज के लोग या धनी लोग, रिच लोग ही वहां पर आते थे, बैठते थे, हुक्का हुक्का पीते थे, बढ़िया। तो असेंबली जो है वो एरिस्टोक्रेटिक बन गई और कॉमन लोग का पार्टिसिपेशन वहां पर कम हो गया। तो इसलिए
असेंबलीज जो थी उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। फिर आखिरी में जो बचता है करेक्ट आंसर इज डी, रत्निन्स लेटर वैदिक पीरियड में राजा के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, याद रखना लिखा है ना कि दे ऑल्सो सरेंडर्ड वन ऑफ देयर एक्टिविटीज टू द न्यू ऑफिशियल कॉल्ड रत्निन्स, ये गलत है। रत्निन जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में राजा के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जैसे सेनापति, पुरोहित, सूत, जिनको राजा के वो माना जाता था ज्वेल्स, कि ये लोग जो है वो राजा के वो है, क्या बोलते हैं, मोती जिसको बोलते हैं ना, ज्वेल्स, उस टाइप की, कि भाई ये लोग हैं राजा के सबसे इंपॉर्टेंट लोग, राइट हैंड, तो ये रत्निन्स। तो असेंबलीज ने अपनी कोई एक्टिविटी रत्निन्स को सरेंडर नहीं की थी। रत्निन्स तो राजा की पावर को और बढ़ाते थे। असेंबलीज की पावर कम होने का रीजन इंटरनल चेंज थे, ना कि ये रत्निन्स को कोई एक्टिविटी सरेंडर करना। रत्निन्स के पास कोई सभा और समिति ने अपनी पावर्स नहीं दी थी, ऐसा, ठीक है, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। रत्निन्स तो राजा के दोस्त यार थे, जब राजा चलेगा तो उसके होता नहीं ऐसा कि एक पावर हो, जैसे आप कलेक्टर बन जाओ तो आपके जो दोस्त यार होंगे, फैमिली मेंबर होंगे या भाई बहन होंगे, वो जलवा दिखाएंगे, रास्ते में पुलिस वाला उनको रोकेगा, बोलेगा अबे जानता है मेरा भाई कलेक्टर है, मेरी बहन कलेक्टर है, ऐसी धौस दिखाएंगे। गेम वही है बस। तो रत्निन्स उस टाइप के लोग थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं मतलब। तो ये क्वेश्चन 1947 पार्टीशन के इंपॉर्टेंट इवेंट से डील करता है। अगर आप स्टेटमेंट 1 की तरफ जो है वो देखो, बादशाह खान, खान अब्दुल गाफर खान, जिसको कहते हैं हम लोग खान अब्दुल गाफर खान, बादशाह खान, इन्होंने फ्रंटियर गांधी, मतलब इन्हें फ्रंटियर गांधी भी जो है वो कहते हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के तगड़े सपोर्टर थे, और हालांकि ये पार्टीशन के अगेंस्ट थे। लिखा ना, बादशाह खान डिक्लेयर्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वुड ज्वाइन नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान बट वुड बी एन इंडिपेंडेंट। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां बादशाह खान की पार्टी खुदाई खिदमतगार का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, लिख लेना। क्वेश्चन कभी कभी यह भी बनता है कि खुदाई खिदमतगार जो पार्टी है वो किसकी है, तो ये बादशाह खान की पार्टी है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, उस क्षेत्र में खुदाई खिदमतगार पार्टी जो है वो चलती थी। यहां पर बादशाह खान यानी कि खान अब्दुल गफ्फर खान, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्लुएंस था। फिर माउंटबेटन प्लान आता है। इस प्लान के तहत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इंडिया या पाकिस्तान जो है वो चूज करने के लिए रेफरेंडम हुआ। क्या रेफरेंडम मतलब समझते ना, जनमत संग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, कि पब्लिक से पूछा गया भाई वोटिंग डालो कि इंडिया में जाओगे या पाकिस्तान में जाओगे। तो बादशाह खान ने इस रेफरेंडम को ही बॉयकॉट कर दिया। उनकी डिमांड थी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी कि पठानों की जमीन पख्तूनिस्तान बनाया जाए। यही क्वेश्चन में देखो लिखा है। बादशाह खान ने डिक्लेयर किया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ना ही इंडिया ज्वाइन करेगी ना ही पाकिस्तान ज्वाइन करेगी, बल्कि एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन पख्तूनिस्तान बनेगी। पख्तूनिस्तान मतलब पठानों की जमीन। इनने कहा बादशाह खान ने कि भाई साहब, ना इंडिया जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पर दबदबा था बादशाह खान का, और खुदाई खिदमतगार करके वहां पे पार्टी चलती थी, है ना। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा, बादशाह खान को, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर पख्तूनिस्तान की इन्होंने डिमांड करी। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला वाला। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, जून 1947, इस टाइम पीरियड में माउंटबेटन प्लान यानी कि वही पार्टीशन प्लान, इसको कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली एक्सेप्ट करने के लिए मीटिंग हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग। गांधी जी स्ट्रांगली अपोज करते थे पार्टीशन को। वो बोलते थे कि भाई हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश को मतलब दो बॉडीज में जो है वो तोड़ दिया, बांट दिया, तो वो उनकी डेड बॉडी पर होगा। तो ये गांधी जी के एक्चुअल में स्टैंड थे, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ज्यादातर लोग जो है वो बोलते हैं कि गांधी जी पार्टीशन में इन्वॉल्व थे, उनकी वजह से पार्टीशन हुआ। मोरलेस कुछ आइडियोलॉजी देखेंगे,
तो सही भी है, बट हमें तो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। तो गांधी जी ने बस यही चीज जो है वो कही कि अगर देश जो है वो बांटा गया तो वो उनकी डेड बॉडी पर होगा। लेकिन हाई लेवल लीडर्स थे उस समय, नेहरू, पटेल, इनकी एक्सेप्टेंस और कम्युनल टेंशंस को देखते हुए, क्योंकि आपस में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो है वो लड़ाई हो गई, दंगे हो गए, तो वो इस प्लान को जो है वो रोक नहीं पाए, तो उन्होंने जो है वो अपोज किया इस प्लान को। तो ये बेसिकली वही है कि वाला स्टेटमेंट जो है वो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट भी है, क्योंकि जैसे कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भाई पार्टीशन हो, वैसे ही बादशाह खान भी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। अब नेक्स्ट पे हम लोग जो है वो आते हैं, देखो लिखा है ना एआईसीसी मीटिंग जो था जून 1947 में, महात्मा गांधी जी ने माउंटबेटन प्लान को अपोज किया, तो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के एक बहुत ही महान लीडर थे और वो भी पार्टीशन के अगेंस्ट थे। तो वो उन लीडर्स में से थे जिन्होंने प्लान को एक्सेप्ट करने के प्रपोजल को एआईसीसी में वोट दिया था, लेकिन अपोजिशन में थे, फेवर में नहीं थे। समझ रहे हो आप? तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा थोड़ी सी। तो पुरुषोत्तम दास जो है वो टंडन जो है वो मतलब अपोजिशन में थे, इसके फेवर में जो है वो नहीं थे। तो मतलब हालांकि उन्होंने प्लान को एक्सेप्ट करने का प्रपोजल रखा था एआईसीसी में कि भाई इस अपन क्या पार्टीशन के प्लान को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये प्रपोजल रखा, बट उन्होंने उनकी खुद की राय जो थी वो ये थी कि भाई हमें पार्टीशन जो है वो नहीं करना है ना। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो कंक्लूजन में आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने तो अपोज किया था, बट पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो फेवर में नहीं थे, बट उन्होंने प्रपोजल जरूर जो है वो दिया था। तो स्टेटमेंट 2 जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। एआईसीसी मीटिंग जो थी जून 1947 में, जिसमें लिखा है कि महात्मा गांधी जी ने माउंटबेटन प्लान अपोज किया और पुरुषोत्तम दास जी ने जो है वो फेवर किया था, तो फेवर नहीं थे, अपोज। पुरुषोत्तम दास भी अपोज में थे, है ना, फेवर में नहीं थे। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। हालांकि ये थोड़ा सा डेप्थ में जो है वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, इतना डेप्थ में जो है वो आता नहीं है अगर कहा जाए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जो है वो चलते हैं। तो ये हो गया अपना भैया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। महमूद महमूद इसमें बेगारा, महमूद बेगारा। तो आओ हम लोग जो है वो समझते हैं इसके सही जवाब को। महमूद बेगारा लिख लेना, टाइम पीरियड इनका 1459 से लेकर 1511 का टाइम पीरियड। महमूद बेगारा गुजरात सुल्तनत के सबसे शक्तिशाली और प्रमुख शासक थे। तो महमूद बेगारा जो है वो कहां के थे? गुजरात के। गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासक। उनका टाइम पीरियड बड़ा लंबा था, आप देख रहे हो 1459 से लेकर 1511, एक अच्छा टाइम पीरियड पर इन्होंने राज किया, अच्छे टाइम तक राज किया। इनका शासन बड़ा लंबा था, उसमें गुजरात अपने चरम सीमा पर था, पिनाकल पर पहुंच गया था। तो बेगारा टाइटल जो है वो उन्हें दो बड़े गढ़, दो बड़े फोर्ट्स, एक है जूनागढ़ और दूसरा है पावगढ़, लिख लेना। महमूद बेगारा जो है वो गुजरात के बेगाड़ा गढ़, ये जो चीज है उनको दो बड़े गढ़, दो फोर्ट्स से इनको ये नाम मिला है, ये टाइटल मिला है। एक है जूनागढ़ और दूसरा है पावगढ़। इन दो किलों को उन्होंने जीता था, इसलिए उनको ये टाइटल मिला। उनके बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सभी जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है वो करेक्ट है, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, महमूद बेगढ़, बेगढ़ ही बोलेंगे, बेगाड़ा नहीं, बेगढ़, है ना। तो इन्होंने 1473 में, ईयर याद रखना, 1473 में द्वारका पर हमला किया और उसे लूट लिया था। ये बात बिल्कुल सही है। वजह यह थी, तो द्वारका के आसपास हम लोग को जो है वो देखने को मिला, इसमें जो वजह लिखी है ना कि समुद्री लुटेरे की दिक्कतें थी यहां पर, तो बिल्कुल सही है वो भी, कि द्वारका के आसपास एक इलाका है ओखा मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं। द्वारका के आसपास एक इलाका है जिसको बोलते हैं ओखा मंडल। तो वहां पर जो है वो वघेर समुद्री डाकू थे, वघेर समुद्री डाकू, पायरेट्स थे, सी पायरेट्स।
इनका बेस था, यानी कि द्वारका के नजदीक समुद्री डाकुओं का एक बेस था। ये डाकू जो है वो हज यात्री जो होते ना, उनके जहाजों को लूटते थे, जो मक्का जा रहे होते थे। तो जब भी हज यात्री मक्का जाते थे तो उनके जहाजों को लूटने के लिए वहां पर लुटेरे रहते थे। तो एक मुस्लिम मौलवी जो था, क्लेरिक जो था, मौलवी, उसके परिवार को जब लूटा गया और यह खबर जब महमूद को पड़ी, तो महमूद ने पनिशमेंट और पीस स्थापित करने के लिए, पहले तो उन्होंने बोला, महमूद ने, कि जिसने मौलवी को लूटा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने मौलवी के परिवार को लूटा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो महमूद निकला और वो गया, उसने समुद्री लुटेरे को उखाड़ फेंका वहां से और द्वारका पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। तो ये गेम था पूरा। इस तरह द्वारका को समुद्री लुटेरे से या समुद्री लुटेरों से दूर रखने के लिए द्वारका पर कंट्रोल जो है वो किया था महमूद बेगढ़ ने। ठीक है। और अपने व्यापार को और जो धार्मिक यात्राएं जो होती हैं, जो जो हज वगैरह नहीं होता, उसको सिक्योर करने के लिए इसने किया था कि हज यात्रियों को जो है वो किसी प्रकार का नुकसान ना हो, प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राज विनोद या विनोदा सुल्तान महमूद बेगढ़ की बायोग्राफी है, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता। राज विनोदा सुल्तान महमूद बेगढ़ की बायोग्राफी है, जीवानी। इसे संस्कृत भाषा में सुल्तान के दरबार के एक कवि थे, उदय राजा, उदय राजा लिख लेना, इसको उदय राजा नाम के कवि ने जो है वो लिखा था। और ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि एक सुल्तान, मुस्लिम रूलर की बायोग्राफी एक हिंदू कवि ने लिखी, और वो भी संस्कृत में। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो इससे पता चलता था कि उसके शासन, अब इतना लंबा उसका शासन था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो ऑब्वियस ही बात है विदाउट हिंदू सपोर्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो चीज दिखती है कि इसकी खुद की बायोग्राफी जो है वो एक, उसी के कोर्ट में एक हिंदू कवि थे, उन्होंने लिखी। तो ये दर्शाता है कि उसके रिलेशन जो थे वो हिंदूज के साथ भी काफी अच्छे थे, और एक शांति उसने मेंटेन करके रखी थी, एक सेक्युलर एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा था। और उसके शासनकाल में आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट मिला था, कल्चरल इंटरेक्शन भी था। आप देख ही सकते हो कि उसकी जो बायोग्राफी है वो संस्कृत में लिखी है ना। तो ये कहानी थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो महमूद बेगाड़ा यूरोपियन पावर्स जो थे उनके खिलाफ लड़ने वाला पहला इंडियन रूलर्स में से एक था। उसने पुर्तगाली पावर को चैलेंज किया जो अरेबियन सी में गुजरात के व्यापार को मोनोपोलाइज कर रहे थे, क्योंकि पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे इंडिया में। अब जैसे ही पोर्चुगीज जो है वो गुजरात पहुंचे, तो गुजरात में किसका राज चल रहा है? महमूद बेगाड़। महमूद बेगढ़ ने बोला कि मैं यूरोपियन पावर्स को, यानी कि पोर्चुगीज को, यहां पर टिकने नहीं दूंगा। फिर एक लड़ाई होती है, लड़ाई का नाम इसमें भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिख लो आप भी अलग से। बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ चौल 1508, बैटल ऑफ चौल 1508। इस लड़ाई में गुजरात सल्तनत और इजिप्टियन मैमलुक्स, इसकी कंबाइंड फोर्सेस ने, सोचो आप, क्योंकि इजिप्ट के साथ इनका ट्रेड था, कनेक्ट करो पॉइंट्स को, गुजरात का ट्रेड इजिप्ट के साथ था, तो इजिप्टियंस भी यहां पर थे और गुजरात सल्तनत तो था ही। और इस समय उसका आप कह सकते हैं कि कमांडर जो था गुजरात रूलर का, महमूद बेगढ़ का, मलिक अय्याज, तो उसकी कमांड में यह लड़ाई हुई और यह पोर्चुगीज की इंडियन ओशियन में पहली बड़ी हार थी। तो बैटल ऑफ चौल 1508, जो गुजरात के शासक प्लस इजिप्टियन मामलुक्स की कंबाइंड फोर्सेस ने पोर्चुगीज को उड़ा दिया। फिर एक और लड़ाई होती है, बैटल ऑफ दियू 1509, नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल पोर्चुगीज ने अपने आप को प्रिपेयर किया। पोर्चुगीज की तरफ से आया अल्मीडा, ये आपने नाम सुना होगा एनसीईआरटी पढ़ते हुए, या फिर उसमें सुना होगा आपने, ये अपनी राजी बहीर साहब की जो किताब है उसमें सुना होगा आपने, है ना, स्पेक्ट्रम। तो फ्रांसिस्को दे अल्मीदा, ये पोर्चुगीज वाइस रॉय था, 1509 में ये आता है। इसके बेटे की मौत हुई थी एक साल पहले बैटल ऑफ चौल में,
तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने आया ये, और अपनी नेवल सुप्रीमेसी दोबारा स्थापित करने के लिए एक बड़ी फोर्स के साथ इसने अटैक कर दिया। बैटल ऑफ द्यू, इसमें पोर्चुगीज ने कंबाइंड जो फोर्सेस थी, गुजरात सल्तनत प्लस इजिप्टियन मामलुक, इनको हराया, जिसके बाद इंडियन ओशियन पर पोर्चुगीज का डोमिनेंस जो है वो शुरू हुआ। तो ये देखो, यहां पर आपने एक स्टोरी भी समझ ली कि पोर्चुगीज जो है वो किस तरीके से इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको यहां पर क्वेश्चन आंसर्स करवाना नहीं है, जैसे जनरली होता है ना कि ये क्वेश्चन इसका ये आंसर, बेटा आगे बढ़ो। माय ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर कि आपके हर एक चीज आपकी क्लियर हो, इसलिए लाइक का बटन जरूर हिट करना। अब नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेट चला गया, तो लाइव स्ट्रीमिंग शायद दिक्कत में आ गई होगी। लाइट चली गई, यहाँ पे लाइट चली गई। तो एक काम करते हैं ना, हॉटस्पॉट ऑन करता हूं मैं, और हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि लाइव स्ट्रीमिंग अपनी चलती रहे। रिकॉर्डिंग तो आपको प्रॉपर मिलेगी, रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं आएगी, होपफुली ये जल्दी आ जाए बस। चलो कर कनेक्ट, चलो कनेक्ट तो कर लिया है हमने। अब लेट्स सी, रिकनेक्ट हो रहा है अभी ये। लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहे, अच्छा है। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपके पास तो वो आ ही जाएगा। लाइट चली गई है अभी एक्चुअल में, समझ गए होगे आप। ये भी चिल्ला रहा है, पीप पीप कर रहा है हमारा यूपीएस। अब देखो कितने समय तक चले, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, वरना एक ब्रेक लेके वापस आ जाएंगे, है ना। और बाकी रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है वो पूरा कंप्लीट वीडियो जो है वो अच्छे से मिल रही है। ठीक है, तो हमने 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया 8th क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे कि क्वेश्चन आपको प्रॉपरली दिखाई दे। जूम आउट करना पड़ेगा। यहाँ से छुप रहा है ना क्वेश्चन। व्हाट आई कैन डू इज, दिया था फोटो में, यहाँ जाता हूँ। अब आई थिंक इट इज क्लियर। चलो लाइट आ गई है, थोड़ी देर में 2 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर उसके बाद फिर नेट को मैं वापस वो कर दूंगा। लाइट चली गई थी तो अच्छा दिख रहा था ना मेरा, मतलब चेहरा जो है वो ठीक दिख रहा था, है यहाँ पे डार्क हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई, चेहरे में क्या रखा है, रखा तो है। चलो भाई, 8वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो द revolutionaries अंडर द लीडरशिप ऑफ सूर्य सेन सेट अप प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट चित्तागोंग। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ये सवाल है गाइस। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अलग अलग लीडर्स ने स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, मतलब कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में बोलूं तो इंडियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी अलग अलग लीडर्स ने, कि हम अपनी अपनी प्रोविंसेस में एक अलग अपनी सरकार चलाएंगे। हमें अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें खुद की सरकार चलानी है। समझ रहे हो। तो आइए पहले स्टेटमेंट की तरफ बात करें, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, समझो मेरी बात। सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था, सूर्य सेन का वो लिखा है ना, तो सूर्य सेन क्या कहा जाता था इन्हें, मास्टर दा। इन्होंने 1930 में चित्तागोंग आर्मरी रेड को लीड किया था, लिख लेना। चित्तागोंग आर्मरी रेड हुई थी, यानी कि चित्तागोंग में जो इनका वो भंडार था ना, जहां पर ये लोग वेपन्स रखते थे ब्रिटिशर्स, उस पर इन्होंने रेड डाल दी। इस रेड का मकसद था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के वेपन्स को सीज करना और टेलीग्राफ लाइंस को काटना, क्योंकि टेलीग्राफ के माध्यम से ब्रिटिशर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे, तो इनका ऑब्जेक्टिव था टेलीग्राफ लाइंस को उड़ा दो और ब्रिटिशर्स के वेपन्स सीज कर लो। तो रेड के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए चित्तागोंग पर कंट्रोल कर लिया था,
लेकिन उन्होंने कोई प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली सेटअप नहीं किया था, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया है कि इन्होंने सेटअप किया प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, सूर्य सेन बिल्कुल चित्तागोंग आर्मरी रेड में इन्वॉल्व थे, बट इन्होंने कभी भी वो नहीं किया लूटपाट जो है वो, सॉरी, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की कभी भी उन्होंने ऐसा कोशिश जो है वो नहीं की। मेरे ख्याल से फिर से रिकनेक्ट हो रहा था ये, मैं एक बार अपने वाईफाई को वो कर लेता हूं स्टैब्लिश। फिर 20 क्वेश्चन के बाद अपन 1 घंटे का जो है वो ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक, फिर दोबारा से शुरू कर देंगे। लाइव तो मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू चलने दो, अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक लाइव चलाएंगे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक। 10 to 5 की जो जॉब होती है ना, 10 to 6 की, 9 to 5, 10 to 6, तो वही वाला अपन कंसेप्ट अपनाते हैं अब। नो इंटरनेट बता रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा आई थिंक ऑन होने में। चेक करना पड़ेगा, बट चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो सही चल रही है, रिकॉर्डिंग में अपन को कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग जो है वो देख रहे हैं, वो आगे बढ़ा दीजिएगा वीडियो को, कई बार बात होती है ना। एक बार चेक कर लें। चलो वाईफाई तो वैसे मेरे ख्याल से फिर से कनेक्ट हो गया। फोर्टी 41 मिनट से सेशन चल रहा है। दिख तो रहा है यार कि चलना तो चाहिए। अब आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आ गई है, चल रहा है कि नहीं, वी हैव टू चेक। स्ट्रीम फिनिश ही कर दी इसने। गुरु स्ट्रीम ही फिनिश कर दी यार इसने तो। नहीं, रिकनेक्ट कर दिया इसने, फिर स्ट्रीम फिनिश कौन सी कर दी है? एक बार मैं चेक कर लूं यार, लाइव वाला कौन सा चल रहा है। मुझे लग रहा है कुछ और लाइव चला दिया इसने। इसने अपने आप ही कुछ और लाइव चला दिया है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलाने दो। पता नहीं, एक नई स्ट्रीम जो है वो लाइव जो है वो चालू हो गई है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कैसे हो गया। ठीक है बॉस, अब पता नहीं, अब जो भी ज्वाइन करना चाहे तो वो कर लो। आज वैसे भी आज पहला दिन ही है अपन इस तरीके का कुछ कर रहे हैं। अभी देखो, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा सा अपन, तो उसके बाद जो है फिर से मैं लाइव जो है वो कर दूंगा 1 घंटे के ब्रेक के बाद, है ना। फिर से दोबारा से रिकनेक्ट करवा दूंगा। चलो, अभी तो मैं आपसे क्या बोल रहा था भाई, वापस से अपन आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। सूर्य सेन जी की बात कर रहा था मैं आपसे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो मैं आपसे सूर्य सेन जी की बात जो है वो कर रहा था। तो हमारे जो सूर्य सेन जी हैं, चित्तागोंग चित्तागोंग आर्मरी रेड में जो थे ये इन्वॉल्व थे।
चित्तागोंग आर्मरी रेड, और वहां पर इन्होंने ब्रिटिशर्स के वेपन्स वगैरह को जो है वो सीज कर लिया था, टेलीग्राफ लाइंस जो है वो हटा दी थी, और कुछ समय तक चित्तागोंग में राज किया था। बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करी, बिल्कुल भी नहीं करी थी, है ना। इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करने का, सेटअप करने का। गॉट इट। तो ये पहला स्टेटमेंट जो हो गया अपना इनकरेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे हम लोग, ये करेक्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, जिसे अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद, लिख लो, अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस जी ने अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद नाम की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया स्टैब्लिश की थी सिंगापुर में, गाइस, सिंगापुर में। और लाइक का बटन जरूर हिट कर दो गाइस अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सिंगापुर में स्टैब्लिश करी थी, बिल्कुल सही है। इस गवर्नमेंट को एक्सेस पावर जो थी, जैसे जापान, जर्मनी, इटली, इसने रिकॉग्नाइज किया था, जिसका पर्पस था इंडियन नेशनल आर्मी की मदद से इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजाद दिलाना। तो प्रोविंशियल, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंसेप्ट में राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई थी। ये अलग से फैक्ट है जो याद रखना, जो अक्सर पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल में भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी, वो भी 1915 में। ठीक है। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। अब ये सवाल मुगल मनसबदारी सिस्टम के बारे में है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक मिलिट्री और सिविल हिरार्की सिस्टम था, जिस सिस्टम में दो मेन एस्पेक्ट्स थे, एक था जात और एक था सवार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी में पढ़ना होता है। बात को समझो तो समझ जाओगे पूरा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान समझना, मनसबदार का मतलब क्या है। मनसबदार वो व्यक्ति होता है जिसे मनसब यानी कि रैंक दिया जाता है कि आर्मी में ये फलाना रैंक जो है वो किसको दी जाएगी। तो मनसबदार का मतलब क्या, वो व्यक्ति जो है जिसे मनसब यानी रैंक दी जा रही है, वो है मनसबदार। और जात का मतलब ये पर्सनल रैंक को दर्शाता है। ये मनसबदार के पर्सनल स्टेटस को फिक्स करता है, यानी वो कितना बड़ा अधिकारी है, कितना बड़ा मनसबदार है। तो इसी जात रैंक के आधार पर उसकी सैलरी तय होती थी, ठीक है। और सवार की बात करें हम लोग, क्योंकि तीन चीज है। मनसबदार आपको समझ में आ गया, मनसबदार मतलब वो व्यक्ति जिसे रैंक दी जा रही है। जात मतलब उसकी रैंक, उसका स्टेटस कि कितना बड़ा मनसबदार है वो, और उसी मनसबदारी के आधार पर उसकी सैलरी होती थी। उसी जात यानी कि उसकी रैंक के आधार पर उसको सैलरी डिसाइड की जाती थी। और तीसरा हुआ सवार, ये कैवलरी रैंक को दर्शाता है। ये बताता है कि मनसबदार को अपने पास कितने कैवलरी मैन यानी कि घुड़सवार, हॉर्समैन मेंटेन करने हैं। तो ये रैंक मनसबदार को दिए गए ट्रूप कंटिंजेंट यानी कि घुड़सवारों की टुकड़ी के लिए दिया जाता है। ट्रूप कंटिंजेंट कि किसी मनसबदार के पास कितने ज्यादा जो है वो घुड़सवार हैं, इस चीज को सवार के थ्रू जो है वो रैंक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। समझ रहे हो। तो कौन मनसबदार कितना बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा उसकी जात और उसके सवार। ठीक है, अब समझना मेरी बात। स्टेटमेंट ए, बी और डी की तरफ देखो, सी को अभी नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये ए, बी और डी गलत है। ए और बी गलत क्यों है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। ए में क्या लिखा है, सवार क्या है, अ पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिपेंडेंट ऑन हिज जात, उसकी रैंक के आधार पर सवार डिसाइड होगा। और बी देखो आप, द जात ऑफ अ पर्सन वॉज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ सवार्स ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। स्टेटमेंट सुनने में तो सही लग रहा है, बट ए और बी गलत क्यों है, क्योंकि जात एक पर्सनल स्टेटस है और सैलरी बताता है। अभी मैंने आपको बताया उसकी रैंक, जात जो है वो उसकी रैंक है जो उसकी सैलरी बता रहा है। मनसबदार
कि अंडर कितने घुड़सवार होंगे, कितने सवार होंगे, ये बताया जाएगा। तो इसलिए ए और बी तो गलत है ना। सवार कैवलरी ट्रूप्स बताता है कि सवार मतलब कितने आपके पास घुड़सवार हैं। तो ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थे। खासकर सैलरी हमेशा जात पर निर्भर करती थी, ना कि सवार पर। तो देखो लिखा है ना, सवार द सवार अ पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिपेंडेंट ऑन हिज जात। तो जात तो रैंक है, रैंक उसका पर्सनल स्टेटस है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, जात ऑफ अ पर्सन यानी कि उसकी रैंक वो निर्धारित करेगी कि कितने सवार उसके पास होंगे। नहीं, जात मतलब उसकी सैलरी। तो ये कंफ्यूज करने वाला था। लग तो बिल्कुल रहा है कि हाँ यार बिल्कुल सही है, बट गलत है ये। अब डी भी गलत है। क्यों? डी पढ़ो। मनसबदार वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज मैनी सवार एज इंडिकेटेड बाय हिज जात रैंक। बिल्कुल नहीं। मनसबदार की जात तो पर्सनल स्टेटस बता रहा है, जात की रैंक पर्सनल। अब इसको देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट मैं इसको और इजी तरीके से समझा देता हूं आपको। चलो फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है, आप मेरे बहुत खास हो, हमारी पूरी आर्मी है, मैं जनरल हूं और आप मेरे बड़े खास हो, है ना। मैं आपको क्या बोलूंगा, और आप हो और वहां पर दो तीन लोग और हैं, आपकी आ, जो आप भी मनसबदार हो, दो तीन और मनसबदार हैं आपके साथ, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपका पर्सनल रैंक जो है वो बढ़ा दूंगा। मैं दूसरे मनसब को जो है वो बोलूंगा कि दूसरे मनसब जो है सभी मनसबदार हैं, बट उन मनसबदार में आप बड़े हो क्योंकि आपकी रैंक जो है वो मैंने बढ़ा दी, आपकी जात मैंने बढ़ा दी। रैंक बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ घुड़सवार हो सकता है कि आपके साइड में बैठा व्यक्ति उसके पास जो है वो 1000 घुड़सवार हो और आपके पास मात्र 100 हो, फिर भी मैंने आपकी जात बढ़ाई हुई है, आपकी रैंक बढ़ाई हुई है। दैट मीन्स कि आपको ज्यादा मोटा अमाउंट मिलेगा, मोटी सैलरी मिलेगी। तो आपके पास नंबर ऑफ घुड़सवार होने का मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी ज्यादा होगी या आपकी रैंक ज्यादा होगी। यही तो एक करप्टेड सिस्टम था इस समय हमें देखने को मिला, जिसने पूरी स्थिति जो है वो इस टाइम पीरियड की जो है वो खराब करी। दिस वॉज द करप्टेड सिस्टम ऑफ दैट टाइम। अब क्लियर हुई आपको थोड़ी बहुत कहानी। तो डी भी गलत है क्योंकि सवार रैंक जो है वो जात रैंक से इक्वल या ज्यादा या कम जो है वो भी हो सकता था। मैंने आपको बताया ना, आपके साइड वाले के पास 1000 घुड़सवार है, बट दैट डजंट मीन कि वो रैंक में आपसे ऊपर होगा। क्योंकि मैंने आपको रैंक में ऊपर कर दिया, आपको जात ज्यादा दे दी, तो आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी, भले ही आपके पास घुड़सवार ज्यादा नहीं है तो भी। समझ रहे हो? तो इसलिए डी गलत है। हालांकि बाद में जहांगीर के समय दुहु अस्पा सिही अस्पा बोलते हैं एक सिस्टम, दुहु अस्पा सिही अस्पा सिस्टम, इसमें कुछ चेंजेस जो है वो आए थे। जनरली सवार रैंक 7 रैंक से ज्यादा जो है वो नहीं हो सकता था। इस प्रकार की चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी आगे चल के, बट ये जो सिस्टम था वो करप्टेड हो गया था। अब सी देख लो, जात जो है वो एक पर्सनल स्टेटस होता है एक व्यक्ति का और उसकी सैलरी होती है, बिल्कुल सही लिखा है। वाइल सवार जो है वो इंडिकेट करता है कि कितने कैवलरी मैन जो है वो उसको मेंटेन करने हैं, राइट। तो ये क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे ना तो चीजें पढ़ने में भी मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। A series of articles by Arvindo Ghosh known as Doctrine of Passive Resistance। तो पहली चीज तो ये याद ही रखना, Doctrine of Passive Resistance, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत हिंदी में इसको बोलते हैं पैसिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। किसकी है? अरबिंदो घोष जी की। तो ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थी जिसे अरबिंदो घोष ने 1907 में वंदे मातरम नामक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था। फैक्ट याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस किसका? अरबिंदो घोष साहब का। 1907 में अरबिंदो घोष साहब ने वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया था उसमें यह चीज जो है वो आई थी। तो ये आर्टिकल 1905 में हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है वो शुरू हुए स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के समय आए थे। तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, राइट, कि लोगों को जो है वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है। अब समझो, कुछ थोड़ी डेप्थ में जाते हैं अपन चीजों के। तो पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? तो ये डॉक्ट्रिन ब्रिटिश राज के खिलाफ
एक सिस्टमैटिक और पीसफुल रेजिस्टेंस की वकालत करता था। यह बोलता था कि जो लोग हैं वो किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पार्टिसिपेट करें, वो लिख लिख कर भेजते थे अपने आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स देते थे कि लोग उसको पढ़ें और ब्रिटिशर से कैसे लड़ना है वो चीज समझें। तो ये डॉक्ट्रिन जो था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सिस्टमैटिक और पीसफुल रेजिस्टेंस की वकालत करता था। इसमें इकोनॉमिक बॉयकॉट, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट और पॉलिटिकल नॉन कॉपरेशन जैसे तरीके शामिल थे। इसका मेन एम था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करना ताकि वो इंडियन डिमांड्स मानने को मजबूर हो जाए। समझ रहे हो? तो इसलिए ये डॉक्ट्रिन सीधे तौर पर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उस आंदोलन की आइडियोलॉजी और एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, इन मूवमेंट्स की आइडियोलॉजी मेनली महात्मा गांधी जी से जुड़ी थी। यंग बंगाल मूवमेंट की बात करें, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये नाम याद रखना, इनसे जुड़ा था यंग बंगाल मूवमेंट। और ये 1820s हुआ, 1830s हुआ, इसका इस समय का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, ये बहुत पुराना टाइम का। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है वो थोड़े से आपको रहे वो ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? बस देखते जाओ सीरीज को। अब मैं ट्राई कर रहा हूं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रेगुलर रखूं आपके लिए। 9 to 5 की जॉब टाइप है, 10 to 6 की, 9 to 5 नहीं। 10 to 6 इज कंफर्टेबल, ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठो, बीच में 1 घंटे का ब्रेक कर लेंगे अपन, जैसे अभी करने वाले हैं। अभी 1 बजने वाला है तो एक ब्रेक हो जाएगा। अभी तो एक डिस्टर्ब हो गया था ना, अभी एक थोड़ा सा बीच में लाइव स्ट्रीमिंग, तो अभी फिर ऑफलाइन हो गया यार, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा बार बार ऑफलाइन क्यों जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसकी तो रिकॉर्डेड लाइन तो आपको मिल ही जाएगी, उसकी चिंता वाली बात नहीं है। इसका भी मैं कुछ करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि लैन केबल है ना, वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे जो है वो लगवा दूं। अभी क्या ये वाईफाई से चल रहा है? वाईफाई भी नहीं, वो है क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक ही चल रहा है वैसे तो लाइव स्ट्रीमिंग। क्योंकि आप लोग को ही पता नहीं है ना, अभी आप लोग के भी मेरे ख्याल से चैट्स वगैरह जो हैं वो ऑन नहीं है, या ऑन है तो आई डोंट नो, पर ठीक है छोड़ो, पहला ही दिन है आज, वो तो आपको मिल ही जाएगा। चलो 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना देरी किए। सिख सिख गुरु हु ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू अ मिलिटेंट एंड वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन। कौन से सिख गुरु थे भाई? बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। सिख समुदाय के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बात कर रहा है। सिखिज्म की शुरुआत एक पीसफुल, शांतिमय और भक्ति ओरिएंटेड, भक्ति पर आधारित धर्म के रूप में हुई थी। फिर क्या होता है, मुगल शासन के समय पे अत्याचार हुए, विशेष रूप से गुरु अर्जन देव, मुगल एम्परर जहांगीर द्वारा और गुरु तेज बहादुर, मुगल एम्परर औरंगजेब द्वारा। इनकी शहादत के बाद, तो याद रखिएगा, गुरु अर्जन देव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मुगल एम्परर जहांगीर। और गुरु तेज बहादुर जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मुगल शासक औरंगजेब। तो इनकी शहादत के बाद गाइस आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस जरूरी हो गया, क्योंकि बहुत अत्याचार करने लगे थे मुगल्स सिख पर और हिंदूज पर। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, उन्होंने सिखों को एक शक्तिशाली, पावरफुल मिलिट्री और वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। इन्होंने बोला सिख को कि अब हथियार उठाने पड़ेंगे, अब पावरफुल बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हमें सैनिक और योद्धा संगठन में बदलना होगा। यह चीज गुरु गोविंद सिंह जी ने वो कही। 1699 उन्होंने खालसा, मतलब प्योर होता है, प्योर खालसा,
इस पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब? 1699। खालसा के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनको 5K करने के लिए कहा। केश मतलब बाल नहीं काटोगे आप। के मतलब, पहला के मतलब केश, दूसरा के मतलब कंघा, लकड़ी का कंघा अपने साथ रखना है, वुडन कॉम, लकड़ी का, है ना। तीसरा कड़ा, आयरन ब्रेसलेट, आप ब्रेसलेट पहनिए लोहे का। चौथा के कृपाण, आपने देखा हो ना कृपाण रखी रहती है सिख धर्म में, हमें देखो छोटी सी गुप्ती टाइप की। और पांचवा के कचेरा, कॉटन शॉर्ट्स, कि आप जो चीज पहनोगे कॉटन के शॉर्ट्स पहनो। तो ये मिलिट्री डिसिप्लिन और तैयार रहने की भावना, एक्ट रेडी टू एक्ट स्पिरिट का प्रतीक था, कि आप हमेशा ये चीज रखो अपने पास, रेडी रहो हर चीज के लिए। यू आर रेडी एट एवरी टाइम, इन एवरी सिनेरियो। उनकी लीडरशिप में सिखों ने मुगल सेनाओं, जो मुगल आर्मी जो थी, और पहाड़ी राज्य जो थे, हिल स्टेट जो थे, उनके खिलाफ कई युद्ध जो है वो लड़े। तो याद रखना, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने ही सिख को जो है वो एक मिलिटेंट और वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म किया। दूसरे गुरु के रोल के बारे में बात करें तो हरगोबिंद सिंह जी छठवें गुरु थे, याद रखना, गुरु हरगोबिंद सिंह छठवें गुरु। उन्होंने पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल अथॉरिटी के सिद्धांत को शुरू किया और अपने फॉलोअर्स को आर्म्स ट्रेनिंग, जो शास्त्र विद्या बोलते हैं ना, वो लेना शुरू करने को कहा। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने कहा था कि भाई सभी लोग जो है वो ट्रेनिंग करो। उन्होंने तो पहली चीज ये बोली कि आप पॉलिटिक्स से जुड़ो। फिर दूसरा बोला कि आप जो है वो आर्म ट्रेनिंग्स भी लो, सभी लोग। लेकिन पूरा मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। कई बार लोग गुरु हरगोबिंद सिंह जी को भी कहते हैं, दैट इज अगेन करेक्ट, बट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोविंद सिंह जी का था। तो सिखों को एक पूर्ण सैनिक शक्ति, कंप्लीट मिलिट्री फोर्स में बदलने का क्रेडिट, श्रेय जो जाता है वो गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, 1 2 3 4 दिख रहा है। अब ये सवाल डेक्कन में जो बहामी सल्तनत जो था उसकी हिस्ट्री और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। बहामानी सल्तनत डेक्कन में था। तो जैसे ही जब मैं बताऊं ना, तो आपके दिमाग में एक मैप भी चलना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं डेक्कन में था, तो तुरंत दिमाग में जो है वो डेक्कन की लोकेशन जो है वो कवर करो कि भाई कहां पर है डेक्कन, इंडिया में, है ना। तो उस क्षेत्र में था बहामानी सल्तनत। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे तो चारों स्टेटमेंट इस पर करेक्ट है जहां तक देखा जाए। तो बहामानी किंगडम जो है, इसके फाउंडर जो थे वो अलाउद्दीन हसन बहामान शाह। ओरिजिनली इन्हें हसन गंगू जो है वो कहते थे। तो बहामन शाह और अलाउद्दीन हसन सेलेक्टेड गुलबर्ग एज इट्स कैपिटल एंड रीनेम्ड इट एज अहसनबाद। अहसनबाद, है ना। अब सुनना मेरी बात। तो बहामानी किंगडम के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। लिख लो, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। तो बहामन शाह और अलाउद्दीन हसन लिखा हुआ है। तो ये कौन है? फाउंडर है बहामानी किंगडम का। पहला पॉइंट। इन्होंने किसको सेलेक्ट किया? गुलबर्ग को कैपिटल, और उसको उसका नाम चेंज कर दिया अहसनाबाद में। दैट इज करेक्ट। उन्होंने 1347 में, 1347 में राज्य स्थापित किया, अपना किंगडम स्थापित किया। आज की डेट में जो कर्नाटक है वो गुलबर्ग था उस समय, गुलबर्ग। तो कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाई, यानी गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने गुलबर्ग का नाम बदलकर अहसनाबाद रख दिया, जो उन्हीं के नाम हसन से जुड़ा है। अहसनाबाद, हसन, अहसनाबाद, ठीक है। तो अलाउद्दीन हसन अहसनाबाद, तो उनके नाम में ही छुपा है ना ये। तो ये चीज, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ये भी करेक्ट है। अब सुनना दूसरा स्टेटमेंट। अहमद शाह बहामानी सुल्तान, इसने कैपिटल जो है वो गुलबर्ग से बिदार में शिफ्ट की। करेक्ट है बिल्कुल। अहमद शाह वन, जो कि बहामानी वंश
का सबसे इंपॉर्टेंट शासकों में से एक था। उसने 1429 में, लिख लेना 1429, उसने 1429 में कैपिटल गुलबर्ग अहसनाबाद जो है उसको बिदर शिफ्ट कर दिया। उसने बिदर का नाम बदलकर बाद में मोहम्मदाबाद रख दिया। और इस बदलाव का मुख्य कारण जो था वो बिदर की जोग्राफिक लोकेशन और उसकी बेहतर सुरक्षा थी। इसने बदलाव इसलिए किया क्योंकि बिदर जो था वो एक अच्छे एरिया पर स्टैब्लिश था कि जो महफूज रह सके, है ना। बस तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखें कि अफकिस जो थे बहमानी किंगडम में, वो मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे जो इराक, ईरान, टर्की, अरेबिया से आए थे। तो ये लोग बिल्कुल सही है। बहमानी एडमिनिस्ट्रेशन में अफकिस फॉरेन मुस्लिम इमिग्रेंट थे। ये लोग ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया, इन सब क्षेत्रों से, अलग अलग एरिया से यहां पे आए थे। अफकिस गाइस सुन्नी और शिया दोनों सेक्ट के हो सकते थे, ठीक है। अगर कोई बोले कि अफकिस जो है वो सिर्फ सुन्नी के हैं या सिर्फ शिया के हैं, ऐसा नहीं, दोनों के हो सकते थे। अब मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंचे पदों पर थे ये लोग। और इनका जो लोकल मुस्लिम इलीट जो था, यानी कि जो लोकल, जो अमीर मुस्लिम जो था, इनके साथ हमेशा इनके कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। यानी कि इंडिया में रहने वाले जो अमीर मुस्लिम थे और ये लोग जो अफकिस जो बाहर से आए थे, ईरान, सेंट्रल एशिया, क्योंकि इनको भी अच्छी पोजीशन जो है वो मिल गई मिलिट्री में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों में अच्छी पोजीशन पर थे। तो लोकल जो मुस्लिम थे और बाहर से आए हुए जो मुस्लिम थे, इलीट मुस्लिम, उनके बीच में टक्कर हमेशा रहती थी, जो कि बहामनी किंगडम के डिक्लाइन का भी एक बड़ा कारण आगे चल के बना था, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे। चौथा स्टेटमेंट भी इसमें बिल्कुल करेक्ट है गाइस। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अथा अथानासियुस अथाना अथानासियुस निकितिन, तो एक रशियन व्यापारी था ये, अथानासियुस निकितिन। तो रशियन व्यापारी था और ट्रैवलर था, रशिया से आया था। उसने बहामानी किंगडम को विजिट किया था 1470 से लेकर 1474, यानी कि 4 साल के पीरियड में था यहां पे। और उस समय बहामानी सुल्तान मोहम्मद शाह थर्ड उस टाइम पीरियड में था। तो उसने अपना जो ट्रैवल अकाउंट है उसमें लिखा था कि जो बहामानी किंगडम जो है वो दो क्लासेस में बटा हुआ है। एक अमीर लोग हैं, नोबल्स हैं, जो कि बड़ी शान और शौकत में रहते हैं, और दूसरा गरीब लोग हैं जो बहुत दुख भरी जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। उसका ये ऑब्जर्वेशन जो था वो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दर्शाता था कि उस टाइम पीरियड पे 1470-1500 टाइम पीरियड पे सोसाइटी में जो है बहुत ज्यादा असमानता थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। तो ये चीज बताई इस ट्रैवलर ने, रशियन ट्रैवलर ने, जिसका नाम था अस्थानासिस निकितिन, एक रशियन ट्रैवलर जो बहामानी किंगडम में आया था। ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा सकता है आपसे। तो सारे स्टेटमेंट जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, दौलत रुक जाओ, अभी दौलत रुक जाओ। देखो दौलत यहाँ पे खड़ा हुआ है, इधर आओ, चलो सबको हाय बोल दो। ये देखो दौलत, सबको हाय बोल दो। दौलत के का खाने का भी टाइम होगा। नहीं नहीं, मुझे अभी पुच्ची मत करो भाई तुम। ये हमारा प्यारा सा दौलत। चलो सभी लोग ने दौलत को हाय कर दिया है, अब बैठ जाओ, जाओ तुम जाओ, मम्मी बुला रही, जाओ जाओ, चल रहे हैं, थोड़ी देर में चल रहे हैं, अभी परेशान मत करो। ये भाई मेरे पास आ गया, बोलता है कि यार भूख लग रही है यार, चलो चलेंगे, लंच ब्रेक लेंगे, रुक तो जाओ जरा। चलो भाई, अब हम वापस से इधर आ जाते हैं, अपने अपने आप को इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको करते हैं नीचे। और हम आ गए अपने कौन से क्वेश्चन में, 13 क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। आइए, तो 13th क्वेश्चन की बात करें, टू क्रिएट फियर अमंग पीपल हु, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोगों में डर बनाने के लिए कौन से लीडर जो थे, एंटी ब्रिटिश रूल जो चल रहा था इंडिया में, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लोग थे, उसमें जो लीडर थे, उनको पता है फांसी पे लटका दिया था उनकी मौत के बाद। यानी कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, एक लीडर की मौत हो चुकी है, उसके बाद उसको फांसी पे लटका दिया गया। सोचिए आप, इनका नाम है, याद रखना, दीवान वेलू थम्पी। दीवान वेलू थम्पी, वेलू थम्पी, ये ट्रैवनकोर,
ये पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, इसके दीवान यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 1805 में ब्रिटिश रेसिडेंट मैकॉले के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ओपन विद्रोह मैकॉले के खिलाफ। अब समझना पूरी कहानी पहले अच्छे से, है ना, तब इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रावेनकोर पर सब्सिडरी अलायंस फोर्सफुली लागू किया। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता सकते हो सब्सिडरी अलायंस क्या थी? फोर्सफुली मिलिट्री वहां पर भेज दी ट्रावेनकोर पर, जिसके टर्म्स वेलू थाम्पी को सही नहीं लगे। उन्होंने बोला कि यार हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे कि आप फोर्सफुली हमारे एरिया पर जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिश कर रहे हो, मिलिट्री कैंप्स स्टैब्लिश कर रहे हो, हमारी मिलिट्री को सस्पेंड कर दिया आपने। तो हमने तो ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपका उल्लंघन नहीं किया आपका, जिससे कि हमारे ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगा दी गई। तो ये चीज वेलू थम्पी ने उठाई कि ये गलत कर रहा है ब्रिटिशर। उन्होंने इसके खिलाफ एक फेमस प्रोक्लेमेशन, कुंदारा प्रोक्लेमेशन 1809 भी जारी किया, जिसमें उन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए जो है वो अपील किया। इन्होंने बोला कि भाई ये चीज जो है वो सही नहीं है, अगर आप करोगे तो हथियार हम उठाएंगे आपके खिलाफ। इन्होंने मतलब एक पेपर जारी कर दिया, ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन, कि भाई साहब आप सब्सिडरी अलायंस हमारे ऊपर अननेसेसरीली लगा रहे हो, तो इसके बदले में हम भी वेपन्स उठा के आपको उड़ाएंगे। फिर क्या होता है, 1809 में ब्रिटिश फोर्सेस ने उनकी जो फोर्सेस थी उसको सप्रेस कर दिया। हार के बाद वेलू थम्पी ने अरेस्ट से बचने के लिए सुसाइड कर लिया। तो वेलू थम्पी ने बोला कि भाई मैं इन लोग के हाथ तो नहीं मरूंगा, उससे बेटर है कि मैं सुसाइड कर लेता हूं। ब्रिटिशर्स इतने पागल थे, उनका पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने बोला कि हमें पब्लिक के बीच में डर पैदा करना है। तो उन्होंने उनकी डेड बॉडी को एक पेड़ जो था उस पर बांध दिया और पब्लिक के बीच में लटका दिया। और इस घटना से ब्रिटिशर्स ने क्या चीज प्रदर्शित करी कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम ये होगा। तो सोचिए आप, तो ये घटना भी हमारे देश में हुई थी, जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, पता नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको वेलू थम्पी जी के बारे में, दीवान वेलू थम्पी जी के बारे में पता लगा, जो ट्रावेनकोर के थे और सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो है वो उनके साथ ये चीज बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्धमान महावीर। अच्छा, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। बताओ जरा, किस क्लैन से बिलोंग करते थे? तो वर्धमान महावीर जैनिज्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उनके बर्थ और उनकी पूरी जो लीनिएज है उसको जानना बहुत जरूरी है, उनके वंश वगैरह पूरे को। तो महावीर जी के जन्म वैशाली के पास, महावीर जी का जन्म वैशाली के पास कुंदग्राम में हुआ था। कुंदग्राम लगभग कब? 540 बीसीई के अराउंड। यस, कुछ सोर्सेज बताते हैं 599 बीसीई, बट 540 बीसीई ज्यादातर एक्सेप्टेड है, तो आप 540 बीसीई ध्यान में रखिएगा, महावीर जी का जन्म। तो जैन ट्रेडिशन के मुताबिक कहा जाता है कि महावीर जी के जो पिता थे सिद्धार्थ, ये बेसिकली बताया जाता है कि क्षत्रिय जाति, वॉरियर क्लास से बिलोंग करते थे। और जो उनका जो क्लैन था, जो नहीं था ट्राइबल ग्रुप्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्रुप्स जो होते हैं एक प्रकार से, तो उनका जो ग्रुप था वो ज्ञात्री था, न्यात्री, ज्ञात्री, जो लिखा ना सी वाला स्टेटमेंट। अब क्षत्रिय लिखा हुआ तो आप उससे जो है वो रिलेट कर ही सकते हो उसमें, बट अगर क्षत्रिय नहीं होता, सिर्फ नात्री, जनात्री होता, तो भी बिल्कुल सही था ये। ठीक है, तो ये सी वाला इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये जनात्री क्षत्रिय क्लास से जो है वो बिलोंग करते थे। अब उनकी माताजी की बात करें तो उनका माताजी का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी सरदार चेतक की बहन थी। और लिच्छवी डायनेस्टी वज्जी महाजनपद की इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन थी, है ना, गणतंत्र। और यादव और ब्राह्मण क्लैन से महावीर का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो नहीं था। तो इसलिए महावीर के बारे में पूछ रहा है कि वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो आपको ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, जनात्री क्षत्रिय क्लैन।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बस 5 क्वेश्चन और है। कितने मिनट हो गए अभी? 1 घंटा 15 मिनट हो गए। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे आज। 100 क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं अपन शाम में 6 बजे से पहले। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड अ जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट? किसकी जर्नल थी भैया? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सिंपल थी। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक मंथली जर्नल थी, महीने में एक बार आती थी एक मैगजीन। 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा, एस के वर्मा लिख लीजिएगा, श्यामजी कृष्णा वर्मा, इन्होंने पब्लिश करना इसको शुरू किया। इस जर्नल का पब्लिकेशन लंदन से होता था और इसके माध्यम से श्यामजी कृष्णा वर्मा ब्रिटिश रूल के क्रिटिसिज्म में पार्टिसिपेट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे और इंडियन सेल्फ रूल यानी कि स्वराज की डिमांड को सपोर्ट करते थे। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी 1905 में। इंडिया हाउस, इनके द्वारा इंडिया हाउस की भी स्थापना जो है वो की गई 1905 में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक रिवोल्यूशनरी थॉट का सेंटर बन गया। वीडी सावरकर, मैडम कामा, लाला हरदयाल, ऐसे लीडर्स भी यहां से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, ऐसे जनरल्स वगैरह से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वाओ, नेक्स्ट अपना कौन सा? 16th क्वेश्चन। ठीक है, आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी सीई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर। हिंदू रिवाइवलिज्म और इंडियन फिलॉसफी में इनका बड़ा नाम था। उनके कंट्रीब्यूशन से सनातन धर्म को एक नया रूप भी मिला। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा है इन्होंने, बुद्ध प्रैक्टिस ऑफ संघ जो है वो अडॉप्ट किया। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। शंकराचार्य जी ने हिंदुइज्म को रिवाइव किया, लेकिन उन्होंने बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एस्पेक्ट्स अडॉप्ट भी किए। लिखा ना, ही अडॉप्टेड द बुद्धिस्ट प्रैक्टिस ऑफ संघ। जहां बुद्धिस्ट के पास संघ यानी कि मोनास्टिक ऑर्डर था, जहां जो भिक्खूस जो थे, मॉन्क्स जो थे, साधु संत जो थे, वो एक डिसिप्लिन में रहते थे। वहीं शंकर ने बताया कि 10 नेम्ड ऑर्डर, 10 नामी संप्रदाय को स्टैब्लिश किया। ये ऑर्डर जिसके अंडर 4 मेन मठ, मोनेस्ट्रीज स्टैब्लिश किए गए। हिंदू मोनेस्टिज्म का एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो डायरेक्टली बुद्धिस्ट मोनास्टिक स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड माना जाता है। इसलिए उन्हें प्रचंड बुद्ध, क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। आदि शंकराचार्य को प्रचंड बुद्ध जो है वो कहते हैं, क्रिप्टो बुद्ध कहते हैं, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो बुद्धिस्ट जो है वो किसको कहा जाता है? आदि शंकराचार्य जी को, क्योंकि उन्होंने बुद्धिस्ट का जो संघ की जो प्रैक्टिस थी उसको अडॉप्ट किया था और फिर इन्होंने 10 नामी संप्रदाय जो है वो स्टैब्लिश किया और जिसके अंडर 4 मेन मठ स्टैब्लिश किए गए हैं। तो जो बुद्धिस्ट में जो होता है ना कि संघ जो है कि डिसिप्लिन में रहेंगे, मोनास्ट्रीज स्टैब्लिश करते हैं कि वहां पे आएंगे सब लोग, आके मिलेंगे, अपने अपने थॉट्स जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, है ना, मॉरल थॉट्स वगैरह। तो वो चीज, तो वैसे ही कुछ जो है वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भी स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, इन्होंने ये पढ़ाया कि ज्ञान मात्र से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल सही। शंकराचार्य जी की फिलॉसफी ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज को सुप्रीम मानती थी कि भाई ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उनका अद्वैत वेदांत जो है वो कहता है कि मोक्ष यानी कि सेल्वेशन यानी कि मुक्ति सिर्फ आत्मा और ब्रह्मांड की नॉन डिफरेंस, अभेद को ज्ञान से ही मिलता है। समझ रहे हो आप कि मोक्ष जो है, सेल्वेशन जो है वो अगर आपको प्राप्त करना है तो सिर्फ आत्मा और ब्रह्मांड के अभेद ज्ञान, यानी कि आप अगर जान लो आत्मा को और इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को और इसकी नॉन डिफरेंसेस को, कि इसमें कोई भेद नहीं है, इस चीज को अगर आपने रियलाइज करना शुरू कर लिया तो आपको मोक्ष मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की उनकी फिलॉसफी थी। ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है।
भक्ति यानी कि डिवोशन और कर्म यानी कि एक्शन, इसको उन्होंने सेकेंडरी माना, जो सिर्फ ज्ञान की प्रिपरेशन के लिए जो है वो जरूरी है। इस प्रोसेस को डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहते हैं, है ना, मतलब कि भेदभाव जो है वो करना, जैसे कि माया यानी कि इल्यूजन और सत्य यानी कि ट्रुथ, इसमें फर्क किया जाता है। माया अलग है, सच अलग है। कई बार बोलते हैं ना कि जो भाई माया क्या है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो सच नहीं है। जैसे आज आपको रोल्स रॉयस चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, है डिफेंडर चाहिए, अभी तो है नहीं ना, सच नहीं है वो। जो आपकी पोजीशन है आज की रेट में, और जो आपका इल्यूजन जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो माया बना रहे हो, तो वो तो सच नहीं है। तो ये डिफरेंस, ये फर्क इसमें है। तो ये चीज उन्होंने समझाने की कोशिश करी और कहा कि ज्ञान, ज्ञान पर फोकस करो। थर्ड स्टेटमेंट ये भी सही है। इनकी फिलॉसफी जो है उसको अद्वैत वेदांत और नॉन ड्यूलिस्ट वेदांत जो है वो कहा गया है। बिल्कुल सही, ये उनकी फिलॉसफी का कोर नेम है, अद्वैत, जिसका मतलब है अद्वैत, नॉट टू, दो नहीं है। ये डॉक्ट्रिन ब्रह्मांड और आत्मा की एब्सोल्यूट वननेस, नॉन ड्यूअलिटी को प्रपाउंड करता है। ब्रह्मांड इज द सोल रियलिटी एंड वर्ल्ड इज अल्टीमेटली एन इल्यूजन। ये ब्रह्मांड जो है वो रियल है, बट इस रियलिटी में बहुत माया बनी हुई है। तो ये चीज जो है बता रहा है कि ये दो अलग अलग नहीं है, दो एक ही है। और स्टेटमेंट फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी ने बताया जाता है कि वर्ण आश्रम धर्म, सोशल लाइफ बेस्ड ऑन वर्ण एंड आश्रम, उसको सोशली एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई वर्ण सिस्टम भी सही है और आश्रम, आश्रम पता है आप लोगों को, हिंदू में आश्रम एक रहता है, जैसे ब्रह्मचर्य हुआ, जब लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, फिर शादी के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं, गृहस्थ, है ना, फिर वनप्रस्थ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, फिर संन्यास, है ना। तो ये भी आश्रम है। तो इन्होंने इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट किया। उन्होंने सोसाइटी में वर्ण यानी कि कास्ट के बेसिस पर ड्यूटीज, धर्म और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया। उनकी अद्वैत फिलॉसफी फिलॉसफिकली सबको एक मानती है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल सोशल स्ट्रक्चर, जहां संन्यास ब्राह्मण्स तक सीमित था, उसको सपोर्ट किया और उस पर अपनी टीचिंग्स को तैयार किया, पूरा बनाया। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, ये स्टेटमेंट यूपीएससी कंटेक्स्ट में बिल्कुल ट्रू माना जाता है। तो इसलिए चारों स्टेटमेंट ट्रू है। लोग जो है वो थर्ड वाले स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देंगे, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना आप लोग को जरूरी है। बस थोड़ी देर और, नेक्स्ट अब होता है अपना 17th क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, रीजन और एसर्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको, मैं आप डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ लेके आता हूं। ये है ना इतना वाला पॉइंट। हाँ, देखो रीजन, देखो द एसर्शन और रीजन। एसर्शन लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन 1860 एज अ टेम्पररी मेजर। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू यूटिलाइज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू टू स्प्रेड एंड प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या ज्यादा पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो पहला तो स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट 1860 में लाया गया था एज अ टेम्पररी मेजर के तौर पर। अब ये कुछ फैक्ट बता रहा हूं जो लिख लो अलग से। इनकम टैक्स को 1860 में सर जेम्स विल्सन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसका प्राइमरी मोटिव था 1857 के रिवोल्ट के बाद हुए भारी फाइनेंशियल लॉसेस और कर्ज। 1857 में जो हुआ था ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो बहुत इनका नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस जो हुआ, और जो उन्होंने कर्जा ले लिया था अलग अलग जगह से उस रिवोल्ट को लड़ने के लिए, तो उसको रिकवर करने के लिए इसको टेम्पररी तौर पर लाया गया। तो ये एक इमरजेंसी मेजर था इनकम टैक्स एक्ट। इस टैक्स को इनिशियली 5 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। कहा था कि हम इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ 5 साल के लिए लाएंगे।
जिसकी वैलिडिटी 1865 में खत्म होनी थी, इसलिए ये एक टेम्पररी मेजर था, जिसका मतलब है डेट रिकवर होने के बाद इसे हटा दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही लिखा है पहले वाले उसमें कि टेम्पररी मेजर है ये, ठीक है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन की तरफ आते हैं, तो रीजन गलत है भाई। अब जैसे कि हमने देखा कि भाई टैक्स का प्राइमरी रीजन फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करना, 1857 में जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, एजुकेशन को फंड करना सेकेंडरी, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरे बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करना जो था वो उसका प्राइमरी रीजन तो यही था कि 1857 रिवोल्ट के लॉसेस को जो है वो रिकवर करना। तो रीजन जो है वो गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है। बस इतना सा इस क्वेश्चन में चीजें थी। अब आ जाओ भैया अपने 18th क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम लोग बात करें। अब बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो मौर्य पीरियड के बाद इंट्रोड्यूस किए गए क्या? यस। पोस्ट मौर्य पीरियड स्पेशली इंडो ग्रीक्स, शाक, पार्थियंस, सतवनास, इनके टाइम पर कॉइन सर्कुलेशन और क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। भले ही गोल्ड कॉइन्स कम थे, लेकिन कॉपर, लेड, है ना, पोटिन, इनके कॉइन्स की संख्या जो है वो ओवरऑल बहुत बड़ी थी, जिससे इस दौर में सबसे ज्यादा कॉइन्स जो है वो इशू किए गए। तो लिखा है ना लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो पोस्ट मौर्य पीरियड में इशू किए गए, बिल्कुल सही है ना। गोल्ड कॉइन्स कम थे, बट ओवरऑल सभी कॉइन्स ज्यादा थे, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की नहीं। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गुप्त पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज भी कहते हैं। गुप्त ने अपने शासनकाल में दिनार दिनार नाम का लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जारी किए। इन कॉइन्स की क्वांटिटी कुषाण से भी ज्यादा थी, कुषाण के कॉइन से भी। तो गुप्त पीरियड में सबसे ज्यादा था। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गाइस, ये स्टेटमेंट गलत है। गुप्त के गोल्ड कॉइन जो है वो कुषाण के गोल्ड कॉइन से जो है वो बेहतर थे। तो नहीं भाई, कुषाण की अगर हम बात करें, स्पेशली कनिष्क की बात करें अगर हम, या फिर वीम कडाफिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी बात करें, तो इनके गोल्ड कॉइन्स में गोल्ड कंटेंट यानी कि सोने की शुद्धता बहुत हाईएस्ट थी, अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% तक गोल्ड था कुषाण के कॉइन्स में। गुप्त के इनिशियल कॉइन में गोल्ड कंटेंट अच्छा था, बट लेकिन समय के साथ साथ स्पेशली स्कंदगुप्त के बाद के टाइम पीरियड में गोल्ड की प्यूरिटी जो थी, शुद्धता थी, और वेट जो था वो कम होने लगा था। तो इसलिए कुषाण के गोल्ड कॉइन जो है वो गुप्त के गोल्ड कॉइन से ज्यादा शुद्ध थे, प्योर थे। अब डी बिल्कुल सही है। पोस्ट मॉरियन पीरियड में मटेरियल्स की डायवर्सिटी बहुत थी। सतवना ने लेड और पोटीन के सिक्के जो है वो चलाए। इंडो ग्रीक्स और कुषाण ने सिल्वर और गोल्ड दोनों का के सिक्के चलाए। कॉपर और ब्रॉन्ज जो थे वो कॉमन थे ही, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल वैरायटी के हिसाब से जो है वो सही है कि पोस्ट मॉरियन कॉइन जो है वो लेड, पोटिन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सबके बने हुए थे, बिल्कुल सही है ना। तो सी स्टेटमेंट जो है वो गलत था, जो कि जो है वो पूछा गया। अब नेक्स्ट 19th क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अब देखो भाई 19th क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड जो है वो लिखे हुए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला बड़ा कदम था, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, इस प्रकार के कानून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पता होना बहुत जरूरी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मकसद क्या था कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और इंटरनल स्ट्रक्चर को रेगुलेट करना। इसने कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टर्म 4 साल कर दी, कि कंपनी के सीओडी जो होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे, वो 4 साल के लिए होंगे। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और उनकी हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपालिका परिषद जो है वो बनाई। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के सबऑर्डिनेट जो है वो कर दिया, कि बंगाल के अंडर आएंगे मद्रास और बॉम्बे, है ना। तो ये सब कंपनी के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार थे। तो देखो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रिफॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही। रेगुलेटिंग एक्ट ने यही सब चीजें करी जो मैंने भी आपको बताई। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी करेक्ट है। इसने रेमेडीज बताई, कि सॉल्यूशंस बताए कि क्या इलीगैलिटीज हैं, और कंपनी के सर्वेंट जो है वो क्या इलीगल चीज कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ियां बताई। तो कंपनी के एम्प्लॉइज
बड़े पैमाने पर करप्ट हो चुके हैं, ये सब चीजें बताई। वो लोकल लोगों से रिश्वत जो है वो लेते हैं, प्राइवेट ट्रेड जो है वो करते हैं और लोकल रूलर्स पर अत्याचार करते हैं। तो इस एक्ट ने कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड करने और लोकल लोगों से ब्राइब्स लेने से रोका भी था। और इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774 भी स्टैब्लिश हुई थी। राइट, आपको ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए, 1773 ने ही सुप्रीम कोर्ट को कैलकाटा में स्टैब्लिश किया। अच्छा, आपको ये चीज पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट थी कैलकाटा के अंदर, आज की डेट की सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, वो नॉर्मल कोर्ट थी। वो ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ऑर्डर है, नहीं, वो नॉर्मल कोर्ट थी उस समय की सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों। अब आओ आज के लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा है अभी तो इतना, चलो फिर भी कर देते हैं, चलो इधर हटा देते हैं। चैट में तो अभी आज तो कुछ दिखा नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं था, धीरे धीरे करके पता लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये भी। आप धर्म से रिलेटेड है ये, इसको आपद धर्म कहेंगे वैसे तो, आपद धर्म है ना, आपद धर्म। तो इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसका जिक्र जो है वो स्मृतिज, जैसे कि मनुस्मृति हुई, महाभारत हुए, उसके कुछ हिस्सों में मान के चलो मिलता है। तो क्या है ये, आओ हम लोग सबसे पहले तो समझते हैं आपद धर्म होता क्या है, पहले ये समझो। आपद, आपद जिसका मतलब संकट, क्राइसिस, विपत्ति, इमरजेंसी। धर्म जिसका मतलब ड्यूटी, सही आचरण, कानून। तो लिटरल मीनिंग क्या है, संकट या इमरजेंसी, आपातकाल के समय पे किए जाने वाले कर्तव्य, उसको बोलते हैं आपद। तो आपद धर्म का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या है। पहला, यह सिद्धांत बताता है कि जब समाज या व्यक्ति पर कोई गंभीर संकट आता है, जैसे कि युद्ध हो रहा है, अकाल पड़ गया, भुखमरी हो गई, बाढ़ आ गई, है ना, किसी की जीविका पर खतरा है, लाइवलीहुड पर खतरा है, तो उस समय नॉर्मल धर्म के नियमों में छूट दी जा सकती है। इमरजेंसी के समय पे आपको रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। पहली चीज तो आपद धर्म ये कहता है। दूसरा, ये जीवन की रक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन को नियमों के कठोर पालन से ऊपर रखता है। कि भाई ये जरूरी नहीं कि इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है, युद्ध चल रहा है और युद्ध के समय पर जो है वो आपने बोला कि नहीं भाई हमारा धर्म कहता है कि हमें रोज सुबह उठ के जो है वो पूजा पाठ करके ही बाहर निकलना है। अब यहां पर ग्रेनेड फेंक दिया किसी ने घर में और आप बोलोगे नहीं मैं बिना नहाए घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ग्रेनेड फट जाएगा। तो बस वही है, सर्वाइवल ओवर रूल्स, ये कहता है सर्वाइवल ओवर रूल्स, कि आप रूल से पहले सर्वाइवल पर फोकस करो। और बोलता है वर्ण धर्म में छूट मिल जाती है। स्मृतिज ने हर वर्ण के लिए अलग अलग वर्ण धर्म निर्धारित किए हैं, जैसे ब्राह्मण का काम पढ़ाना है, क्षत्रिय का शासन करना है, रक्षा करना है, वैश्य का व्यापार करना है, शूद्र का सेवा करना है ना। तो अब क्या, ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में चीजें ऐसे चलती हैं कि एक ब्राह्मण के लिए व्यापार या कृषि करना सही नहीं है, माना जाता है ना, अधर्म जो है वो माना जाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी नहीं है। एक ब्राह्मण की ड्यूटी जो है वो पढ़ाना है, अब वो व्यापार करेगा तो सही नहीं है। बट अब सुनो, अब अकाल पड़ गया भैया, खाने के लिए कुछ है नहीं है, तो यदि अकाल पड़ गया तो ब्राह्मणों को जीविका कमाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोग अब पढ़ने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पेट पूजा करनी है, पेट बचाना है, खाना खाना है, ना कि ज्ञान प्राप्त करना है। तो अब ब्राह्मणों को तो लाभ ही नहीं होगा, तो फिर ब्राह्मण भी फिर कृषि की तरफ जाएगा या व्यापार करेगा, है ना। तो ये चीज है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप नॉर्मल धर्म फॉलो करो, और जब इमरजेंसी आती है तब उस समय आप, मतलब ये एक प्रकार का वो है, क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन। तो आओ अब इसके स्टेटमेंट की बात करें कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू जो है वो बताया जा रहा है। तो अगर आप देखो, इट मेंट अबेंडनमेंट ऑफ ड्यूटी, क्या ये पूरी तरह से कर्तव्यों को छोड़ना है क्या, नहीं, गलत। ये पूरी तरह से कर्तव्यों को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसमें चेंजेस लेकर आता है, जैसे कि आप जीवन बचा सको, है ना। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखें हम लोग, इट वॉज लीगल फॉर क्षत्रियस ओनली, बिल्कुल नहीं, ये सभी वर्णों के लिए, वर्णों पर लागू होता है। तीसरा देखें, इट मेंट द स्पेशल यज्ञ परफॉर्म बाय ब्राह्मण फॉर द किंग, बिल्कुल नहीं भाई, इसका यज्ञ वगैरह से कोई संबंध नहीं है।
14 देखो, इट मेंट द परमिटेड ड्यूटीज एंड टाइम्स ऑफ क्राइसिस फॉर डिफरेंट फर्म। बिल्कुल सही कि भाई अगर कोई संकट की घड़ी आती है, क्राइसिस का समय आता है, तो उस समय आप दूसरी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल ड्यूटी, है ना। तो ये चीज हम लोग को अपद धर्म में देखने को मिलती है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। तो अब मैं स्टॉप कर रहा हूं, स्ट्रीमिंग भी स्टॉप कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था। नई स्ट्रीमिंग हम लोग शुरू करेंगे अभी, जैसे कि 1:37 हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ 3 बजे, ठीक है। 3 बजे अपन जो है वो शुरू करते हैं, 3 से 6 कंटिन्यू चलाएंगे, ट्राई करेंगे। 100 क्वेश्चंस तो मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे, जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। तो बट फिर भी वी विल ट्राई कि 100 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। 6 बजे तक तो अपन अपना चालू रखेंगे, है ना। ठीक है, चलो, जय हिंद। 3 बजे शुरू करूंगा मैं, तो आप लोग अगर लाइव देख रहे हो जो भी, तो 3 बजे आ जाना। बाकी रिकॉर्डिंग तो सभी को मिलेगी ही।